नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, विद्युत कण से मतलब किसी आवेशित कण का, विद्युत कण का अर्थ होता है किसी आवेशित कण का, और संचलन का मतलब होता है गमन करना अर्थात चलना। तो विद्युत कणों का चलना यानी विद्युत कण संचलन, लेकिन इसको ऐसे परिभाषित नहीं करेंगे, एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। तो देखिए, जब हम किसी कोलाइडी विलयन को एक यू आकार की नली में लेकर, ये एक यू आकार की नली है, यहाँ पर हमने कोई कोलाइडी विलयन ले लिया है। कोलाइडी विलयन लेकर उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ये धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इनको विद्युत धारा देते हैं। इन इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, यानी यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर धनावेश और इस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो कोलाइडी कण हैं वे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोलाइडी विलयन अगर हम लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनावेशी सोल है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो धनावेशी सोल है इसके कोलाइडी कणों पर धनावेश होगा, और ये धनावेशित कोलाइडी कण ऋणावेशित प्लेट की ओर या ऋणावेशित वैद्युत क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ठीक है, और इस ऋणावेशित इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड पर जाकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोलाइडी कणों के धनावेशित कण कैथोड की ओर गमन करते हैं तब इसको हम धन कण संचलन कहते हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ इसके स्थान पर कोई नेगेटिव सोल ले लें, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AH2H3, तो ये एक नेगेटिव सोल है, तब क्या होगा, तब ऋणावेशित कोलाइडी कण एनोड की ओर गमन करेंगे और तब इसको कहते हैं ऋण कण संचलन। क्वेश्चन नंबर 49, लैंथेनॉइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, लैंथेनॉइड क्या है। लैंथेनम 57 से आगे के 14 तत्वों को लैंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो लैंथेनॉइड क्या है, आवर्त सारणी में लैंथेनम 57 से आगे के 14 तत्वों को लैंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो लैंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं क्रमिक रूप से घटती हैं। ठीक है, आयनिक त्रिज्याएं ये क्या करती हैं, क्रमिक रूप से घटती हैं। इस घटना को ही लैंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन भी कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, तो लैंथेनम 57 से आगे के 14 तत्वों को लैंथेनॉइड कहते हैं, और इसमें बाएं से दाईं ओर जाने पर, यानी लैंथेनम 57 से कहाँ तक जाना हमें, ल्यूटीशियम 71 तक जाना है, तो जाने पर परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्रमिक रूप से घटती हैं। ठीक है, और इसी को लैंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। इसका कारण क्या है, कारण क्या है, देखिए, जब हम किसी श्रेणी में या किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो उसमें कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, कोषों की संख्या समान होती हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक करके बढ़ते हैं, यानी क्रमिक रूप से बढ़ते हैं।
और ऐसा होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। और दूसरे जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, लैंथेनॉइड क्या हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ उपकोष में प्रवेश करता है। और एफ उपकोष का जो आवरणी प्रभाव है, आवरणी प्रभाव, वो एस, पी और डी से दुर्बल होता है। ठीक है, यानी आवरण कम करता है, यानी बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को कम संरक्षित करता है, जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं और परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में कमी होती है। ये इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 50। एक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला हो का क्वथनांक 100.51 डिग्री सी है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू विलय का भार गुणा 1000 बटे विलायक का भार गुणा विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार ग्राम में। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या कहा है? अणुभार। तो अणुभार m की गणना यहाँ पर हमें करनी है। ठीक है, दिया क्या है? स्मॉल w 3 ग्राम विलय का भार, m ज्ञात करना है, कैपिटल W यानी विलायक का भार 50 ग्राम दिया है। ठीक है, और kb दिया है 0.51 और डेल्टा टीबी होता है T2 माइनस T1। तो देखिए, T2 होता है विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक इसने हमें इतना दिया है 100.51 माइनस, और T1 होता है विलायक का क्वथनांक। विलायक है यहाँ पर जल, और जल का क्वथनांक होता है 100। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.51 यहाँ पर बचेगा। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.51, केबी की वैल्यू भी 0.51 दी हुई है, और विलय का भार 3 ग्राम है। ठीक है, और अणुभार की गणना में करनी है। विलायक का भार कैपिटल W 50 ग्राम दिया है, तो यहाँ से हम m की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, चेक कर लेंगे कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन नंबर 51। NaCl, HCl व CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता कैपिटल लैम्डा नॉट m क्रमशः 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। एसिटिक अम्ल के लिए कैपिटल लैम्डा नॉट m की गणना कीजिए। तो ये कोलराउस के नियम से होगा, कोलराउस के नियम से। तो देखिए, यहाँ पर एक वैद्युत अपघट्य दिया है NaCl, तो इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता इक्वल होगी इससे प्राप्त आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी प्रकार HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होगी इसके वियोजन से प्राप्त धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के। ठीक इसी प्रकार सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी इसके वियोजन से प्राप्त धनायनों और ऋणायनों की
अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के। ठीक है, ये हमने 3 रिएक्शन बना लिए। अब इसमें कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, CH3COOH इक्वल होगा इसके वियोजन से प्राप्त आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के। ठीक है, तो मान लीजिए ये समीकरण आ गई हमारी 4। तो यहाँ से हमें समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 4 को प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 4 में हमें एक तो एसीटेट आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता चाहिए और एक हाइड्रोजन आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता चाहिए। तो बाकी को हमें निरस्त करना है, तो एक तो ये चाहिए हमें और एक ये चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम समीकरण 3 और 2 को जोड़ करके इसमें से समीकरण 1 को जब माइनस करेंगे तो ये इसको निरस्त कर, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे और ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 और माइनस कर देंगे समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 3 में क्या है, तो एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता इक्वल होगी, समीकरण 3 में क्या है, सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस समीकरण 2 से क्या है, अनंत अनुता पर HCl की मोलर चालकता माइनस समीकरण 1 को माइनस करना है, तो समीकरण 1 से अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता। ठीक है, तो क्वेश्चन में इनके मान दिए हुए हैं, वो मान रख लेंगे। देखिए NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान दिया हुआ है, तो ये मान रख लेंगे। NaCl की दी है इसने 126.4, HCl की दी है इसने 425.9 और CH3COO की दी है 91.0। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे, तो ये बचेगा 390.5। ठीक है, मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। हीलियम के देखिए पहला उपयोग है, एक तो ये हल्की है, इसलिए इसका उपयोग वायुयान के टायरों में हवा भरने में किया जाता है। दूसरा, मौसम प्रेक्षण के लिए जो गुब्बारे उपयोग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मौसम विभाग को ये पता करना होता है कि भाई हवा किस ओर को चल रही है, तो उसके लिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरते हैं, जिससे में ऊपर की ओर उड़ते हैं और उससे दिशा का पता चलता है। तीसरा उपयोग होता है, जो हीलियम है ये रक्त में अल्प विलय है, इसलिए इसका उपयोग गोताखोर श्वसन क्रिया में करते हैं। सांस लेने में भी इसका उपयोग करते हैं। दूसरे, नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग शीतलक के रूप में होता है।
नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग शीतलक के रूप में भी होता है। तो ये इसके 4 उपयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 53, समप्रासारी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। समप्रासारी विलयन वे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान हो, प्रासरण दाब समान हो। ठीक है, वे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें समप्रासारी विलयन कहते हैं। और समप्रासारी जो विलयन होते हैं उनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। समप्रासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। ठीक है, जैसे 1m यूरिया और 1m ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे के समप्रासारी होंगे क्योंकि दोनों की मोलर सांद्रताएं समान हैं। तो ये इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव हमने पूर्व में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है नर्ट समीकरण। माना नर्ट समीकरण देखिए, माना कोई निम्न अभिक्रिया है ए n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन एरो ए, ये कोई अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए नर्ट ने एक समीकरण दी थी जिसे नर्ट समीकरण कहते हैं और ये समीकरण होती है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10। ठीक है, ये अपचयित अवस्था है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था की मोलर कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये जो A है ये सॉलिड है और सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन को यूनिट रखते हैं, तो इस समीकरण को लिख सकते हैं हम E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 1 अपॉन AN पॉजिटिव, यानी ऑक्सीकृत अवस्था, ये लिख सकते हैं। यहाँ R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू 273, ठीक है, प्लस 25 इक्वल 298 केल्विन, ठीक है, और F 96,500 कूलाम रखने पर उपरोक्त समीकरण में R का मान तो कितना 8.314 जूल, इसका मात्रक होता है जूल पर केल्विन पर मोल, ये, और T का मान कितना 273 प्लस 25, क्योंकि सामान्य ताप जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको केल्विन में यहाँ पर रखना है हमें, तो ये 298 रखना है। ठीक है, और F क्या है यहाँ पर फैराडे, F क्या है फैराडे, और इसका मान होता है 96,500 कूलाम। तो ये मान इसमें रखने पर तो E बराबर आता है E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 1 अपॉन AN पॉजिटिव, जहाँ AN पॉजिटिव क्या होता है ऑक्सीकृत अवस्था, या यहाँ पर उत्पाद ले सकते हैं और यहाँ पर हम अभिकारक भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 उत्पाद की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन अभिकारक की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये नष्ट समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 55, सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक की से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना हमने क्वेश्चन नंबर 16 में कर ली है, तो ये उसी के समान है। लेकिन जो एचसीपी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है,
इनकी संकुलन क्षमता 74% होती है। ठीक है, लेकिन जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है अर्थात अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, इसकी संकुलन क्षमता 68% है। तो ये इस प्रकार भिन्न है। तो जो SCP होती है इसकी संकुलन क्षमता अंत्य केंद्रित घनीय एकक संकुलन क्षमता से अधिक होती है। तो इस प्रकार ये भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 56, साम्य स्थिरांक की गणना नर्ट समीकरण की सहायता से कीजिए। मान लिया कोई निम्न अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय है। ठीक है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर नर्ट समीकरण लगाने पर E इक्वल E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 C की मोलर कंसंट्रेशन या सैकड़ीय द्रव्यमान इंटू D का सैकड़ीय द्रव्यमान अपॉन A का सैकड़ीय द्रव्यमान इंटू B का सैकड़ीय द्रव्यमान। तो जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है तब C का सैकड़ीय द्रव्यमान इंटू D का सैकड़ीय द्रव्यमान अपॉन A का सैकड़ीय द्रव्यमान इंटू B का सैकड़ीय द्रव्यमान इक्वल होता है Kc के। ठीक है, तब ये Kc के इक्वल होता है। और उस समय E बराबर होता है उसका 0। उस समय E क्या होता है उसका 0। तो ये मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो E का मान 0 आ गया। तो E0 इक्वल आ जाएगा 0.0591 अपॉन n log 10 Kc। तो उपरोक्त समीकरण से हमें Kc की गणना करनी है। तो log 10 Kc इक्वल होगा E0 अपॉन 0.0591 अपॉन n। ठीक है, या इक्वल होगा E0 इंटू n अपॉन 0.0591। अच्छा, ये तो हुआ log 10 Kc, लेकिन हमें निकालना है Kc। तो Kc इक्वल होगा, log को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा एंटी log। तो एंटी log E0 इंटू n अपॉन 0.0591। तो इस समीकरण से हम Kc गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो देखिए 99.9% पूर्ण होने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर होता है कि A बराबर 100 है और X बराबर 99.9 है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण से तो इक्वल क्या होती है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ इसमें मान रख लेते हैं। तो 2.303 इस T को मान लेते हैं T1 और log 10 A की वैल्यू रखेंगे 100। जब परसेंट में होता है तो ये 100 होता है और पूर्ण में x की वैल्यू होती है, वो मान लो शेष है तभी वो A माइनस एक्स की वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 99.9। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन T1 log 100 अपॉन यहाँ बचेगा 0.1। ये दशमलव डालेंगे ऊपर 0 एक लगा लेंगे तो ये आ गया 2.303 अपॉन T1 और log 1000 की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी समीकरण 1। फिर आगे कहता है
लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो अब अर्ध अभिक्रिया के लिए देखते हैं। तो K बराबर 2.303/T2। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब होता है कि A का मान अगर 1 है तो X का मान 1/2 है। ठीक है, तो ये अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने का है। ये की वैल्यू अगर प्रारंभिक सांद्रण 1 मोल है तो अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब है कि उसका आधी मात्रा उसकी विघटित हो गई है, यानी वो उत्पाद में परिवर्तित हो गई है और आधी मात्रा उसकी शेष रह गई है। तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2.303/T2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, तो 1/2, तो 2 पर चला जाएगा तो log 2, तो इक्वल आ गया 2.303/T2 और यहाँ से आ गया log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2.303 में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 0.693/T2। तो ये आ गई समीकरण 2। अब दोनों में देखिए जो K हैं वेग स्थिरांक में इक्वल हैं, तो दोनों के वेग स्थिरांकों को इक्वल रखने पर तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से तो ये आ गई थी K की वैल्यू, तो 2.303 × 3/T1 = 0 और समीकरण 2 से K की वैल्यू ये आ गई है तो 0.693/T2। तो इस तरह हम इनको रख लेंगे। ठीक है, तो T2 को इधर ले आओ, तो T2/T1 बराबर 0.693/2.303 × 3। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0.693/3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ से दशमलव से अगर दशमलव को निरस्त करना है तो हो जाएगी, क्योंकि 3 डिजिट इधर है, 3 इधर है, और फिर इससे ये 10 टाइम्स डिवाइड होगी तो 1/10। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है।